नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। दुनिया के नक्शे पर इस वक्त एक ऐसी बिसात बिछी है जहां कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना वाली बात सच हो रही है। एक तरफ ईरान के विदेश मंत्री अरागची रूस के दरबार में दस्तक दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन का रुख कर सकते हैं। क्या पुतिन और जिनपिंग मिलकर के ईरान अमेरिका के पुरानी दुश्मनी की आग पर पानी डालेंगे, या ये सिर्फ दाल में कुछ काला है वाली कहावत बन करके रह जाएगा? शांति वार्ता में रूस चीन की जो एंट्री है वो फिल्म कैसे बनते जा रही है, जरा वो जान लीजिए। रूस दौरे पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची पहुंचे हुए हैं। हालांकि वो 3 देशों के दौरे पर रहे हैं, लेकिन रूस का दौरा और पाकिस्तान का दौरा अहम रहा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे अरागची, ये ऐसी खबरें आई क्योंकि वो लैंड वहां पर हो चुके हैं। और इसके साथ ही रुकी हुई शांति वार्ता पर स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिशों में वो लग गए हैं। पाकिस्तान और ओमान के बाद रूस के दौरे पर अरागची पहुंचे हुए हैं। ये उनकी तीसरे देश की यात्रा है। अरागची ने ईरान की रेड लाइंस तय कर दी है। इसके साथ ही ट्रंप ने अप्रैल के अंत में चीन जाने की योजना बनाई। हालांकि चीन जाने की खबरें बहुत पहले से थी और इसके लिए बाकायदा पेरिस में दोनों ही देशों के डेलीगेशन के बीच में बातचीत भी हुई थी। और अब उसके बाद अप्रैल में बताया जा रहा है कि अंत तक डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पर जा सकते हैं। ट्रंप का दौरा क्षेत्रीय शांति के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस पूरे युद्ध में कहीं ना कहीं ये भी समझा जा रहा है कि चीन को पछाड़ने की धुन भी अमेरिका पर सवार हो गई है। चीन ने एक 5 सूत्रीय योजना का प्रस्ताव इस दौरान हालांकि रखा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वो 5 सूत्रीय योजना दिखा सकते हैं। ईरान संघर्ष को खत्म करने के लिए ये प्रस्ताव उनकी तरफ से रखा गया है, बनाया गया है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने वो रखेंगे। ऐसे में माना यह जा रहा है कि रूस चीन शांति वार्ता में ईरान का डिप्लोमेटिक कवच इसे समझा जा सकता है। यानी रूस और चीन वो ऐसे 2 देश हो सकते हैं जो ईरान और अमेरिका की बीच की दुश्मनी को खत्म करवा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पुतिन और जिनपिंग जानते हैं कि अगर ईरान को बचाया तो अमेरिका की घेराबंदी पक्की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मदद निस्वार्थ है या फिर रूस और चीन बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं? रूस दौरे पर पहुंचने के बाद अरागची ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो आप सुनिए। خب همونطور که می‌دونید ما با روسیه همیشه مشورت‌های نزدیک داشتیم و رایزنی‌های گسترده در خصوص همه مسائل منطقه و بین‌المللی و البته در روابط دو جانبه‌مون هم همیشه مسائل زیادی مطرح بود. خب مدتی بود که به خاطر جنگ تحمیلی رمضان فاصله افتاده بود در دیدارهای ما و من از این فرصتی که پیش آمد سعی کردم که استفاده بکنیم و ادامه سفرهایی که داریم. अरागची तो साफ कह रहे हैं कि रूसी दोस्त से वो युद्ध के मौजूदा हालात को लेकर के चर्चा करने के लिए आए हैं, लेकिन इससे शांति वार्ता की अटकलों के बीच ट्रंप टेंशन में आ गए हैं। दरअसल मुलाकात जो होगी वो शांति के लिए है या ट्रंप को आईना दिखाने के लिए है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ईरान की मदद के पीछे रूस चीन का मकसद क्या है, अब जरा वो भी आपको समझा देते हैं। दरअसल डॉलर के बिना व्यापार प्रणाली बनाना चाहता है चीन और रूस, और इसलिए वो कह रहा है कि चीन की मुद्रा युआन और रूस की मुद्रा रूबल में हम व्यापार करना शुरू कर देते हैं। ईरान के साथ मिलकर के व्यापार प्रणाली बनाना चाहते हैं रूस और चीन, और इसीलिए ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है अरागची का वहां पर पहुंचना। खाड़ी देशों में अमेरिका का दशकों पुराना प्रभाव इससे कम हो जाएगा। जो पेट्रो डॉलर की बात बार बार निकल करके सामने आती है कि सीधे डॉलर में व्यापार करने की आवश्यकता ही नहीं है, रूबल में या फिर युआन में हम व्यापार करेंगे। पुतिन और जिनपिंग मध्यस्थ बनकर के अमेरिका को चुनौती भी दे सकते हैं कि आप मान जाइए, वरना आपका जो डॉलर है उसे गिराया जा सकता है। पेट्रो डॉलर गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। अमेरिका इकलौता ग्लोबल पुलिसमैन उसके बाद नहीं रह जाएगा कि जिसकी डॉलर की वजह से तूती बोला करती थी। ईरान, रूस और चीन का गठबंधन दुनिया के संसाधनों पर सीधे सीधे एक नियंत्रण भी हो जाएगा। यूक्रेन युद्ध में फंसे पुतिन चाहते हैं कि यूएस ईरान में उलझा रहे और दूसरी तरफ वो यूक्रेन पर कब्जा कर ले, तो उनकी भी अपनी एक अलग रणनीति है। चीन चाहता है कि यूएस अपनी सैन्य शक्तियां एशिया पैसिफिक में ना लगाए, एशिया की तरफ वो मूवमेंट ना करे, जैसा कि वो मलक्का स्ट्रेट के सहारे करने की कोशिश में जुटा हुआ है। तो ये तमाम वजह है कि डॉलर के बिना व्यापार प्रणाली बनाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ताकि डॉलर को कम किया जा सके, डॉलर को कमजोर किया जा सके। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा की सुगबुगाहट ने सबको और ज्यादा चौंका दिया है। ट्रंप जानते हैं कि लोहे को लोहा ही काटता है, और अगर चीन को साधना है तो उसे व्यापार का लालच देना होगा।
लेकिन क्या जिनपिंग अपनी आस्तीन के सांप पालना छोड़ देंगे? रूस में राक्षी का होना, ट्रंप का चीन की ओर देखना इस बात का सबूत है कि अब ऊंट किस करवट बैठेगा, ये मॉस्को या बीजिंग तय करेंगे। लेकिन अब तक रूस चीन सुरक्षा कवच बना हुआ है। अब ये कैसे ये कवच बना हुआ है, जरा वो भी जान लीजिए। रूस और चीन का ईरान पर प्रतिबंधों से सीधे सीधे बचाव रहता है। वो नहीं चाहते कि वो इस तरीके की किसी भी चीज में फंसे। तेल खरीदने के साथ साथ तकनीकी सहयोग भी वो अमेरिका के साथ बना करके रखना चाहते हैं। ईरान भी सुरक्षा कवच के तौर पर रूस और चीन का उपयोग कर रहा है। यूएन जैसे मंचों पर रूस चीन ने ईरान का सीधे तौर पर बचाव किया है। ईरान की तरफ से सीधे जो चिट्ठियां लिखी जाती हैं, वीटो की जब बात आती है तो चाइना उससे पीछे हट जाता है कि नहीं, हम ईरान के साथ है। ईरान में अमेरिका विरोधी सरकार से रूस चीन को सीधे तौर पर फायदा है कि अगर ईरान में अमेरिकी विरोधी सरकार हुई तो फायदा रशिया और चाइना को होगा, क्योंकि वो उसके हिसाब से चलेंगे। रूस और चीन के रणनीतिक हितों के लिए ये बेहद जरूरी है। तो फील्डिंग पूरी सेट कर दी गई है। दरअसल अब देखना यह है कि रूस चीन शांति दूत बनकर के एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं, ईरान को बचाना और अमेरिका के दबदबे को मिटाना। लेकिन क्या पुतिन और जिनपिंग की ये जुगलबंदी इस जंग को रोक पाएगी या सिर्फ हवा में तीर चलाने जैसा ये साबित हो जाएगा? आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी। लेकिन उसके पहले आज के जो बड़े सवाल हैं वो जरा हम आपको बताते हैं। सवाल ये कि क्या शांति वार्ता में रूस चीन की एंट्री से ईरान अमेरिका में बात बन पाएगी? हालांकि मध्यस्थता के लिए बार बार ये कहा जा रहा है रशिया की तरफ से कि वो इसमें इंटरेस्टेड है। दूसरी तरफ चीन को लेकर के ऐसी खबरें आई थी कि जब पहले दौर की वार्ता इस्लामाबाद में चल रही थी तो उस वक्त चीन वहां पर मौजूद था। अब इस पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। मेरे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं ग्रुप कैप्टन आशीष साय जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, प्रियंका यादव भू राजनीतिक विशेषज्ञ रशिया से जुड़ रही हैं, अखिल पाराशर पत्रकार चीन से, असलम रिजवी ईरान मामलों की जानकार है। सबसे पहले प्रियंका, आप बताइएगा कि रशिया में आखिरकार कैसी हलचल? नमस्कार मीनाक्षी जी। रशिया की अगर बात करें तो रशिया पूरा इंटरेस्टेड है ब्रोकर करने के लिए एज अ पीस नेगोशिएटर। लेकिन यहाँ पर जो बात आ रही है कि ये जेलेंस्की के लिए बहुत एंजाइटी वाली बात है, क्योंकि अगर दोनों युद्ध का जो परिणाम एक साथ अगर डिसाइड करते हैं तो वहां पर जेलेंस्की को नेगोशिएट करना पड़ सकता है, और जिसके लिए यूरोप खुश नहीं रहेगा। तो यूरोप और अमेरिका का भी इसमें क्लैशेस होने के चांसेस है। जहां तक अभी तक हमें सुनाई दिया है यहाँ पर कि ये जो ब्रोकरिंग होगी उसमें ये कहा जाएगा कि जेलेंस्की जो इन्होंने रशिया ने चार जो उनके प्रोविंसेस कब्जाए उसमें से दो प्रोविंसेस छोड़ देंगे, लेकिन दो वो रखेंगे। लेकिन यूक्रेन की तरफ से देखे, जेलेंस्की की तरफ से देखे तो वो दो प्रोविंसेस भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि पहले से ही क्रिमिया उनकी तरफ आ चुका है। तो और ईरान की बात जहां तक है, जो ईरान के अरागची हैं वो यहाँ आए थे, उन्होंने विजिट किया था, तो मॉस्को ने उनको साफ बता दिया है कि हम अगर कन्फ्लिक्ट होती है तो भी पूरी तरीके से साथ होंगे, और अगर पीस डील होती है तो भी पूरी तरीके से साथ होते होंगे। रशिया का स्टैंड है कि वो यूरेनियम उनका जो है वो होल्ड कर सकता है, वो ले जा सकता है अपनी तरफ, लेकिन उसके लिए उनको अमेरिका को यूक्रेन वाला जो मामला है उसमें दो प्रोविंसेस को छोड़ना होगा। तो ये रशिया का स्टैंड है। बाकी अगर ये पीस डील मुझे होती नहीं नजर आएगी अगर इसमें रशिया चाहेगा कि चाइना का भी इंटरेस्ट बचाए। तो ये पीस डील वहां कामयाब नहीं हो पाएगी कि अगर वो चाहेगा कि यहाँ पे चाइना का भी इंटरेस्ट बचाया जाए, यूक्रेन का भी इंटरेस्ट बचाया जाए, और उसके बाद इसराइल का मैटर अलग है। तो अगर वो यहां तक जाती है तो चीजें खराब हो सकती है। लेकिन अगर वो सिर्फ यहाँ पर यूक्रेन और ईरान को लेकर के बातचीत रखें तो चांसेस है कि डील हो सकती है। ठीक है अखिल, चीन को लेकर के जो जानकारी है कि डोनाल्ड ट्रंप वहां पर जा सकते हैं, चीन 5 सूत्रीय मसौदा उनके सामने पेश कर सकता है इस पूरे वॉर को लेकर के, तो सिचुएशन क्या ऐसी लग रही है कि चीन की बातों को अमेरिका स्वीकार कर लेगा? देखिए बिल्कुल, जैसे कि जो इस रशिया और चाइना की जो एंट्री हुई है तो इससे शांति की जो संभावना है वो जरूर बढ़ी है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो ईरान अमेरिका का जो टकराव है फाइनल तौर पर जो उसकी जो चाबी है वो वॉशिंगटन और तेहरान के पास है। तो जब तक ये दोनों वॉशिंगटन और तेहरान नहीं चाहेंगे शांति कायम करना, तब तक चाहे कोई भी आ जाए, किसी की भी एंट्री हो जाए, उसका कोई फायदा नहीं होगा। रही बात जैसे कि अगर हम चीन की बात करें तो अब क्योंकि जो चीन है वो ईरान युद्ध को लेकर पहले ही काफी वो
कह चुका है कि यहाँ पर युद्ध विराम होना चाहिए, क्योंकि जो हॉर्मुज जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज है वो चाइना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये चीन जो है वो ईरान युद्ध को एक ऊर्जा सुरक्षा और हॉर्मुज स्ट्रेट्स के लिए की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा मानता है। और दूसरी तरफ वो चाइना जो है वो अपने आप को एक जिम्मेदार ग्लोबल पावर की छवि भी दिखाना चाहता है, मजबूत वो दिखाना चाहता है। तो अब जैसे ट्रम्प की चीन यात्रा मार्च में होनी थी, लेकिन क्योंकि ये जो युद्ध हो गया इस वजह से वो टल गई। अब माना जा रहा है कि शायद 14 या 15 मई के आसपास होते हैं वो चीन आ सकते हैं, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं हुआ। और चाइना जो है वो एक तरह से ये दिखा रहा है कि क्योंकि वो ईरान के काफी करीब है, क्योंकि उसका 80% जो फ्यूल है वो ईरान से आता है। और लेकिन साथ में वो है, ऐसा भी है कि वो ट्रम्प को नाराज भी नहीं करना चाह रहा वो। तो इसलिए वो काफी समय बैलेंसिंग के तौर पर वो काम कर रहा है चाइना। तो वो ये चाह रहा है कि अगर ट्रम्प आते हैं और वो चीन को एक एज अ पार्टनर की तरह वो ट्रीट करते हैं, तो वो आश्वासन दे सकता है चाइना कि हम जो ये हॉर्मुज स्ट्रेट है उसमें स्थिरता लाने में वो कोशिश एक अहम भूमिका वो निभा सकता है। इस बीच हमने देखा है कि रशिया की भी इसमें एंट्री हुई है। जो अरागची है वो रशिया पहुंचे हैं, और अरागची ने जो है वो ओमान की भी यात्रा की, पाकिस्तान की भी यात्रा की, अब वो रशिया पहुंचे हैं। और रशिया के जो विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, उन्होंने अरागची से पहले बात भी की थी। तो 2 हफ्तों से मैं देख रहा हूँ कि रशिया जो वो ईरान के काफी करीब पहुंच रहा है, और वो अपने आप को एक मीडिएटर के तौर पर भी स्थापित कर रहा है। और वो बता रहा है कि अगर ओमान या पाकिस्तान के जरिए नहीं ये मध्यस्थता हो रही है, तो रशिया इसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है। और क्योंकि देखिए, ये जो युद्ध चल रहा है इसमें जो बाकी देश है जैसे ईरान है, रशिया है या जो चीन है, वो अपना एक इंटरेस्ट भी देख रहे हैं। क्योंकि देखो, इसमें रशिया ज्यादा इंटरेस्ट देख रहा है कि क्योंकि इससे कीमतें बढ़ रही हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उसको अपना फायदा दिख ही रहा है। और साथ में एक ये भी दिख रहा है कि वो जो वेस्ट है उस पर भी दबाव बनाने का, साथ में अपनी एक छवि को चमकाने का भी उसको एक बहुत एक सुनहरा मौका दिख रहा है। तो क्योंकि देखिए, हर हर कोई बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सबको अपनी इंटरेस्ट की पड़ी है कि किसको कैसे फायदा पहुंच सके। तो और ये आप जानते हैं कि ईरान को अगर वो सपोर्ट करेगा और स्थिरता आएगी। देखिए, रशिया से ज्यादा चीन ज्यादा चाहता है कि जल्द से जल्द युद्ध विराम हो, जल्द से जी। जल्द इसका मामला सुलझ जाए, और ताकि जो एक आपदा आ गई है, जो एक संकट पैदा हो गया एनर्जी का, फ्यूल का, वो उसका समाधान निकले। तो चीन बहुत ज्यादा चाहता है, चीन ज्यादा मतलब वो काफी ज्यादा उसको एक्साइटेड है उसको युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए, और युद्ध जल्द से जल्द उसका समाधान हो। ठीक है, लेकिन रिजवी जी, क्या ईरान इस बात के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक है कि वहां पर सीज फायर को अब सीधे सीधे ये कह दिया जाए कि हाँ ठीक है, युद्ध समाप्त हो चुका है? अनिश्चितकालीन सीज फायर में तो लगातार डर बना रहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर से एक नई धमकी दे दी है कि 3 दिन से ज्यादा अब हम नहीं रुकने वाले हैं। तो क्या ईरान खुद भी इंटरेस्टेड है कि ये किसी तरीके से युद्ध खत्म हो जाए, इसलिए पाकिस्तान से लेकर के रशिया तक की यात्रा? बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी, आपका भी और आपके पैनल में तमाम लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि क्या ईरान भी युद्ध विराम चाहता है। बिल्कुल, कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि उसके मुल्क में जंग हो, खून खराबा हो, लोग मारे जाएं और लोगों का नुकसान हो। ईरान में भी यही बात कही जा रही है। वहाँ के मीडिया और जो पैनलिस्ट हैं, मैं उनके प्रोग्राम्स बहुत गौर से देखता हूँ, सुनता हूँ, ताकि आपके चैनल पर वहाँ के जो नज़रियात हैं, जो ओपिनियंस हैं, वो आपको बयान कर सकूँ। तो मैं देख रहा था, तो वहाँ के जो पैनलिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि हमको सीज फायर चाहिए, युद्ध विराम चाहिए। लेकिन वो युद्ध विराम के जो जिसे कहा जाए कि बंदूक के नोक पर कराया जाए, ईरान उसके खिलाफ है। और मुसलसल इधर
ईरान के शहरों में, मैं आपको बता दूं आपके दर्शकों के लिए कि ईरान के कई शहरों में, अभी तेहरान में 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें वहाँ की जनता ने ये तो कहा है कि हमको युद्ध विराम चाहिए, लेकिन उनका कहना ये है कि वो युद्ध विराम, वो सुलह, वो पीस के जो अमेरिका अपने शर्तों पे करे, वो हमें मंजूर नहीं है। हम सब जानते हैं कि 10 शर्तें ईरान ने रखी हैं और 15 शर्तें युद्ध विराम के लिए अमेरिका ने रखी हैं। ईरान का कहना यह है कि हम अमेरिका के 15 शर्तों पर युद्ध विराम कतई नहीं करेंगे, और अगर अमेरिका ने ज़बरदस्ती की तो हम युद्ध को जारी रखेंगे, क्योंकि बार बार मरने से बेहतर यह है कि एक ही मर्तबा आर या पार की जंग हो जाए। और दूसरी बात यह है कि वहाँ की जनता भी तैयार नहीं है कि इस तरीके से अमेरिका की जो कंडीशंस हैं, अमेरिका की जो शर्तें हैं, उन शर्तों को लेकर जंग बंदी हो। इसलिए मैं आपके चैनल के ज़रिए से एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये भी देना चाहता हूँ कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची जो रशिया गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, किसी को नहीं मालूम, बंद लिफाफे में ईरान का बहुत ही अहम मैसेज लेकर गए हैं। और हमें ऐसा लग रहा है, और ईरान की मीडिया को भी, कि ये मैसेज अब तक के तमाम मैसेजेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, और वो ईरान की जंग बंदी या जंग को जाहिर करेगा। अमेरिका ये बात समझ गया है कि ईरान एक अड़ियल, अडमंड और ज़िद्दी मुल्क है, और उसने ये तय कर लिया है कि हम जो है अमेरिका की बात नहीं मानेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप झिंझला गए हैं, चिड़चिड़ा गए हैं, और उन्होंने डोनाल्ड कई ट्रंप का तो बार ये अलग अलग कहा रूप भी है। बार बार इस युद्ध में दौरान देखने को मिलता है। कभी अनिश्चितकालीन लगा दिया गया सीज फायर, कभी वो 3 दिन बाद समाप्त होने वाला है। लेकिन ग्रुप कैप्टन, इन सब के बीच में ब्रिक्स देशों के लिए ये बहुत ज्यादा सरदर्दी बढ़ाने वाली बात है, और ये ब्रिक्स कंट्रीज पर सीधा सीधा आघात है। कि जरा देखिए आप कि रशिया और चाइना तो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस युद्ध को रोका जा सके। ईरान भी उसका हिस्सा है। अब ईरान भी ये चाहता है कि इस युद्ध को किसी तरीके से रोका जाए, लेकिन ईरान जब एक टेबल पर आकर के बातचीत के लिए नहीं बैठेगा तो फिर ये रुकेगा कैसे? मुझे लगता है कि एक जगह हम हल्का सा एनालिसिस अलग करते हैं। ये जो चाइना और रशिया का इन्वॉल्वमेंट है इस युद्ध को रुकवाने के लिए, ब्रिक्स पे थोड़ा लेट कर, उसमें दोनों के एकदम भिन्न भिन्न पर्पस हैं। दोनों के एकदम भिन्न भिन्न पर्पस हैं। चाइना को इस युद्ध से जो कुछ भी प्रभाव पड़ रहा है और रशिया को इस युद्ध से जो प्रभाव पड़ रहा है एकदम अलग है। रशिया को इस युद्ध से बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है। उनके यहाँ तेल की सेल बढ़ रही है, मैसिव सेल ऑफ ऑयल, रशियन ऑयल। सैंक्शंस बार बार हटाए जा रहे हैं। यूक्रेन का गोला बारूद डिफ्लेक्ट हो रहा है। रशिया फॉल विंटर से पहले अंदर और पेनिट्रेट कर रहा है, तो उनको इस युद्ध से बहुत फायदे हो रहे हैं। चाइना का एनर्जी सोर्स चैलेंज हो रहा है। उनका वेस्ट एशियन ग्रिप जो थोड़ा सा चैलेंज हो रहा है, तो उनका एकदम अलग ही है। साउथ चाइना सी में एक एक्सरसाइज चल रही है, उसको लेकर वो परेशान है। तो ये सोच पाना कि ये एक एक्सिस बना के ये तीनों एक साथ कुछ कर पाएंगे, ये अभी थोड़ा सा जल्दी है। एनिमी इज नॉट ऑलवेज अ फ्रेंड। चाइना को भी पता है कि ईरान का जनरल रोल वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ क्या है। ठीक है, अमेरिका के चाइना से डिफरेंसेस हैं और इस वजह से वो ईरान को सपोर्ट करता है, बट चाइना को अच्छे से पता है कि आईआरजीसी का क्या रोल है ग्लोब। तो इसी वजह से 135 कंट्रीज ने एक साथ जो एक प्रपोजल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मूव किया था टू कंडेम ईरान्स अटैक ऑन वेस्ट एशियन कंट्रीज, नॉट अमेरिकन एंड आईडीएफ अटैक ऑन ईरान, स्पेसिफिक कंडेमनेशन ऑफ ईरान्स अटैक ऑन वेस्ट एशियन कंट्रीज। इसको चाइना और रशिया ने वीटो नहीं किया, उन्होंने एब्सटेन किया, डिड नॉट पार्टेक इन दी वोटिंग। ये एक बहुत मेजर सिग्नल है। पता नहीं कैसे कुछ एनालिस्ट इसको भूल जा रहे हैं या डेलिबरेटली इसको रीड नहीं कर। चाइना और रशिया के पास वीटो पावर्स हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर इन्होंने वीटो कर दिया रहता तो वो प्रपोजल टू कंडेम ईरान अटैक ऑन वेस्ट एशियन कंट्रीज वो पास नहीं होता, लेकिन वो पास हुआ। उसके कुछ ही दिनों के बाद बहरीन ने एक केस मूव किया
जिसमें वो कह रहे थे कि हॉर्मुज को हम ज्वाइंट फोर्स के साथ कंट्रोल करना चाहते हैं। इस पे वीटो किया, फ्रांस ने वीटो नहीं किया, लेकिन चाइना और रशिया ने वीटो किया। फ्रांस ने डिस्कनेक्ट किया थोड़े दिन कि आप वर्ड्स चेंज कीजिए, ऑफेंसिव पेट्रोलिंग की जगह डिफेंसिव करिए तो हम उसमें शामिल हो जाएंगे। फाइनली वो डिफेंसिव करके बहरीन ने फिर प्रपोजल मूव किया, लेकिन चाइना रशिया ने उसको वीटो कर दिया। तो ये कहना कि ईरान बहुत, ये जो ट्रिप अब्बासी साहब ने लगाया है ये बहुत अच्छा ट्रिप है, क्योंकि इस्लामाबाद में नई प्रपोजल्स, ओमान हॉर्मुज क्या उनका साथी है, या तो ईरान या तो ओमान, दो ही हॉर्मुज को कंट्रोल कर सकते हैं अगर करना है तो, अदरवाइज वो इंटरनेशनल वाटर है, वहां गए हुए हैं। और रशिया, क्योंकि वहां पे उनको अपनी यूरेनियम की कुछ बातें करनी होंगी, क्योंकि 2015 में भी उन्होंने किया था, 10,000 से ज्यादा किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम रशिया को दिया था। इस बार भी जो 300-400 बचा हुआ है उसको, आपको पता होगा कि ये जिस जहाज में अब्बासी साहब घूम रहे हैं, महाराज, इसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी टाइप की है, इसको चेक नहीं किया जा सकता कि इस जहाज में इस्लामाबाद में क्या था और मॉस्को लेनिनग्राड में क्या था, पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग में लैंड किए। तो ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक मूव है, ये अपना बायलैटरल विथ रशिया फॉर यूरेनियम, बायलैटरल विथ ओमान फॉर स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इसको डील कर रहे होंगे फॉर अ सरप्राइज एलिमेंट। और साथ के साथ उन्होंने इस्लामाबाद को एक नया प्रपोजल दे दिया। इनका प्रॉब्लम ये है मीनाक्षी, प्लीज 10 सेकेंड्स मोर, कि जी। ये अभी भी अटके पड़े हैं कि डिस्कशन टेबल पे आने के पहले आप वॉर को रोक दें और हॉर्मुज हमारे हवाले कर दें। टेबल पे क्या बातें होंगी उन टॉपिक्स को डील कर रहा है, यूरेनियम को, इनकी मिसाइल प्रोग्राम को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को, इन दोनों को अलग अलग वर्टिकल्स में देखना पड़ेगा। ईरान इज स्टिल स्टक ऑन टॉकिंग टेबल, कि हम टॉकिंग टेबल पे ही तब आएंगे जब आप वॉर को रोक देंगे। जी मीनाक्षी। बिल्कुल, हॉर्मुज को लेकर के उन्होंने ये बात कई बार कह भी दी है, लेकिन प्रियंका, रशिया की तरफ से ये कहा जा रहा है इंटरेस्टेड तो है रशिया, बहुत पहले से, जब पाकिस्तान ने ये ऑफर भी नहीं किया था, लेकिन रशिया को मीडिएटर के तौर पर ना चुनना, अमेरिका आखिरकार ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि अमेरिका को लेकर के ये लगातार कहा जा रहा है कि यूक्रेन और साथ ही रशिया के साथ उनकी जो बैठकें हुई हैं उसमें वो रशिया की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हुए नजर आए। यानी अमेरिका और रशिया के बीच में चीज़ें जब ठीक है तो रशिया की मीडिएटरशिप क्यों नहीं उन्हें पसंद आई? रशिया की मीडिएटरशिप में दो प्रॉब्लम हैं जहां पर मैं पॉइंट करूंगी, जो कि ईरान की गलतियां भी है। जो दो प्रॉब्लम, पहली चीज तो ये कि ईरान जो है शुरू से रुख दे रहा है कि वो किसी भी कंडीशन पे अग्री नहीं करेगा। डिप्लोमेसी ये नहीं होती है, डिप्लोमेसी नेगोशिएशन ये होती है कि अगर 10 कंडीशन सामने है, कम से कम आप 2-3 पे तो जाकर के अग्री करो, फिर बोलो बाकी पे बातचीत आगे करते हैं। तो आप बिल्कुल रिजिड स्टैंड दे रहे हैं, तो आप इधर उधर जा ही क्यों रहे हैं जब आपको कोई कंडीशन एक्सेप्ट ही नहीं करनी है? तो आपको ये थोड़ा सा, क्योंकि रशिया भी यहाँ पर क्या करेगा, क्या वो यूएसए को ये बोल देगा कि हम किसी कंडीशन पे एग्री नहीं करते और इसराइल के इंटरेस्ट को यहाँ बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करेंगे? उसको वो इंटरेस्ट भी देखना है जो कि रशिया नहीं साफ साफ रख पाएगा। ऊपर से फिर दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि थर्ड पार्टी जो है चाइना का और पाकिस्तान का, इसमें जो रोल होना, ये अलग एक विनाशकारी मुझे लगता है पूरा का पूरा। क्योंकि इस तरीके से देखें तो इंडिया भी इन्वॉल्व है इनडायरेक्टली, तो पूरा वर्ल्ड अफेक्टेड है। तो क्या पूरे वर्ल्ड को इन्वॉल्व कर दे? आई डोंट थिंक सो कि चाइना और पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। दोहा के टाइम पे पाकिस्तान थर्ड पार्टी टर्की को इन्वॉल्व किया था और उसका असर उसने क्या किया, इंडिया और टर्की के रिलेशनशिप खराब कर दिए, टर्की की लीडरशिप को पूरा करप्ट कर दिया कश्मीर के इशू को लेकर के, और टर्की को तालिबान के साथ बैठा दिया, और टर्की का पूरा इंटरनल जो डेमोग्राफी के माइंड खराब कर दिया उसने। तो इस वजह से और उसका असर क्या हुआ, फिर बाद में यूएसए का भी इंटरेस्ट पाकिस्तान बचा नहीं पाया, कोई इंटरेस्ट नहीं बचा यूएसए का अफगानिस्तान में, और खुद का भी इंटरेस्ट नहीं बचा पाया। तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट सारी चीजें मैस में डालती है। मुझे लगता है कि चाइना अपना कौन सा इंटरेस्ट यहाँ पे बचाना चाहता है? चाइना इज इफेक्टेड ऑफ कोर्स, जब पीस आएगी चाइना को भी पीस मिल जाएगी, बट आई डोंट थिंक सो कि उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अगर ये इन्वॉल्वमेंट होगा तो यूएसए को इसी से ऐतराज है। और ये ईरान भी जो बोल रहे हैं कि हाँ जी पाकिस्तान, ये जो इनके जो पेजेश्कियान ने बोला है कि अब पाकिस्तान ने अच्छा किया है इन्वॉल्व होकर के, वो शायद उनकी कोई इकोनॉमिक एंजाइटी है जिस वजह से वो बोल रहे हैं, पर ये इन्वॉल्वमेंट अच्छा नहीं है। ठीक है, रिजवी जी आप जवाब देंगे इस बात का? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि रशिया को जंग बंदी की कोई फिक्र इसलिए नहीं है कि जैसा कि अभी हमारे भाई ने ये बात बताई कि रशिया का इस जंग में सिवाय फायदे के और कोई नुकसान नहीं है। रशिया अपना तेल खुल के बेच रहा है और उसकी जो एनर्जी सोर्सेज हैं उसमें भी खुले मार्केट में वो अपना सामान लेकर आ रहा है।
तो रशिया को तो जंगबंदी की कोई फिक्र नहीं है। इसलिए ईरान को ये बात मालूम है कि अगर रशिया को हम इन्वॉल्व करते हैं मीडिएटर की हैसियत से, तो शायद वो बहुत अच्छा रोल अदा न करे। और मेरा ذاتی ख्याल ये है कि शायद पर्दे के पीछे कुछ इन लोगों की आपस में बात भी चली होगी और रशिया ने कुछ ऐसी बातें ईरान के सामने रखी होंगी कि जिसकी वजह से कुछ आपस में ये बात हुई होगी। इसलिए चाइना को इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना को फिक्र है कि ये जंग बंद हो। और पाकिस्तान चूँकि एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया में ज़लील हो चुका है, रुस्वा हो चुका है, वो पाकिस्तान नहीं बल्कि आतंकिस्तान बना हुआ है। लिहाजा वो अपनी छवि को बेहतर करने के लिए उसे एक मौका मिला है कि शायद जो हमारा नाम ख़राब हो चुका है पूरी दुनिया में, हम जो है मीडिएशन के ज़रिए इसको बेहतर कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रखा है। और बहुत से लोगों का ईरान में ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान के पीछे अमेरिका का पूरा हाथ है और अमेरिका ये चाहता है कि उसका एक ग़ुलाम, एक नौकर जो है इस सिलसिले में आगे आए ताकि वो उसके ज़रिए से ईरान पर प्रेशर डाल सके। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल युद्ध और जंग नहीं चाहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है डोनाल्ड ट्रंप की जो रेटिंग है पॉपुलर होने की वो गिरती जा रही है। और जहाँ तक मुझे बताया गया है, हमारे आशीष भाई करेक्ट करेंगे, मेरी नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है, कि जो रेटिंग डोनाल्ड ट्रंप की जितनी गिरी है अभी तक शायद ही किसी प्रेसिडेंट की जो अमेरिका के एक रेटिंग इतनी गिरी हो। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो फैसला था वो बहुत ही अजीबोगरीब फैसला था। इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जंग चाहते हैं। 3 दिन की जो बात उन्होंने की है वो इसके पहले भी उन्होंने इस तरह की बातें की हैं कि हम ईरान को ख़त्म कर देंगे, ईरान की सभ्यता को, सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे, ईरान के साथ ये कर देंगे, ईरान मिट जाएगा, फना हो जाएगा। ये सारी बातें जो उन्होंने इससे पहले कही थी, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको ले सकते हैं। ये 3 दिन वाली जो धमकी दी है, तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहते हैं जंग, क्योंकि जंग होगी तो डोनाल्ड ट्रंप का ये रेटिंग जो है गिरती जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका बयान और साथ ही विदेश मंत्री जो पहुंचे हुए हैं रशिया, उनका बयान कतई मैच नहीं होता है। आप ये देखिए उन्होंने क्या कहा है। वो कह रहे हैं रूस पहुंचने पर ईरान के विदेश मंत्री कि हम अपने रूसी दोस्तों से मिलने के लिए आए हैं। यह राक्षी का बयान। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में तनाव पर हम सलाह लेंगे, और सलाह लेंगे बिल्कुल इसीलिए वो वहां पर गए हैं। ओमान भी इसीलिए गए हुए थे, पाकिस्तान भी इसीलिए गए हुए थे, और रशिया में जाकर के ये सलाह लेने की आवश्यकता शायद इसीलिए पड़ गई है ग्रुप कैप्टन, क्योंकि लगातार ये कहा गया रशिया की तरफ से कि 440 किलोग्राम यूरेनियम जिसे अमेरिका खौफ खाए बैठा है, ज्यादा है तो वो हमारे पास रखवा दीजिए। तो क्या इसी बात को लेकर के यहाँ पर चर्चाएं होंगी? मेरी एनालिसिस तो मीनाक्षी एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि ये रशिया से बात कर रहे हैं यूरेनियम की, क्योंकि उनके पास पास्ट एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहे हैं कि अभी हम वहां पे शिफ्ट कर देते हैं और बाद में इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उसको हम रिट्रीट कर लेंगे, डिग्रेड करके आप हमें वापस कर देना, डी इनरिच करके। और ओमान के साथ इन्होंने डेफिनेटली यही बात करी होगी कि हॉर्मुज पे हम दोनों मिलकर, क्योंकि आपको याद होगा बीच में इन्होंने एक जॉइंट डिक्लेरेशन भी बनाई थी कि कैसे हॉर्मुज को दोनों मिलकर कंट्रोल करेंगे, और जो भी जहाज, क्योंकि ओमान साइड में शैलो है, वहां पे बड़े शिप्स नहीं जाते, तो उसमें कुछ लीवरेज इनको दे देंगे कि हमारे साइड वालों से भी आप कुछ पैसे ले सकते हैं और हम वहां पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोसिस्टम क्लीनिंग करके कुछ ऐसे खर्चे दिखा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही नैरो लेन है। इस तरह का कुछ नया एक मेरे ख्याल वो वर्कआउट कर रहे हैं विद ओमान। और इन द मीन टाइम मुझे सिर्फ जो बात नहीं समझ में आ रही, रिजवी साहब शायद समझा पाए, ईरान टॉकिंग टेबल पर क्यों नहीं आ पा रहा है। इसके बारे में अगर आप बिटवीन द लाइंस रीड करें तो मैंने कल रात को कहीं पे सुना है कि अब्बासी साहब ने ये मेंशन किया है कि ईरान में इस वक्त एका इस मुद्दे पर नहीं है कि हम एनरिच्ड यूरेनियम का क्या करें, हम मिसाइल प्रोग्राम को कहां तक कंट्रोल करें। इन मुद्दों पे ईरान के अंदर अभी भी एका नहीं है। ये इन्होंने पासिंग मेंशन किया है, किस रिपोर्टर को, किस एजेंसी को किया है वो मैं अभी होमवर्क कर नहीं पाया हूं। तो ये एक मेजर इंडिकेशन जो हम लोग भी कयास लगा रहे हैं कि ईरान के पास इस समय एक मेजर क्राइसिस ये है कि मेजर इश्यूज पे तो वो बात कर लेंगे, आगे पीछे कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा, लेकिन जो क्रिटिकल इश्यूज हैं जहां पे फेस सेविंग की बात है कि ईरान हारता हुआ ना दिखे, IRGC वीक होता हुआ ना दिखे, वहां पे रजा पहलवी के सपोर्टर्स वापस से अपराइजिंग ना कर दे,
इन मुद्दों पे आईआरजीसी मिलिट्री विंग का बहुत ज्यादा फोकस है और आपस के कम्युनिकेशन उनके अभी भी बहुत लिमिटेड है, क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, उनके सारे सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो डिटेक्ट करके मार दिए जाएंगे। इस छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से ये एक इतना बड़ा युद्ध अभी किसी भी सोल्यूशन के रास्ते पे चलता नहीं दिख रहा है। जी मीनाक्षी। लेकिन इन सब के बीच में चाइना की यात्रा की जाना, अखिल, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि जिस तरीके के हालात मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं, अमेरिका में भी बने हुए हैं कहना चाहिए, तो इन सब के बीच में क्या ये बातचीत संभव हो पाएगी? बातचीत करने का सीधे सीधे एक मतलब ये भी होगा रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के, जिसके लिए मलेशिया से $1 बिलियन की एक अच्छी खासी डील अमेरिका ने कर ली है रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए भी। तो यहाँ बातचीत को लेकर के क्या ये तमाम मुद्दे भी उठाए जाएंगे अगर होती है मुलाकात तब? ये जो विजिट्स हो रही है मीनाक्षी, ये बहुत स्टैंडर्ड, बहुत पुराना मिलिट्री प्रोटोकॉल का हिस्सा है। सीक्रेट सर्विसेज ऐसे ही काम करती है। ये जो फिजिकल विजिट्स होती है ना, इसमें समथिंग व्हेन यू आप सोच रहे हो कि ये परमाणु मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वो 2 सैटेलाइट फोन को अपने जहाज में ले जाके कहीं प्लेस कर रहे हो। चाइना से तेहरान के एक सैटेलाइट फोन लेके जाना, डिप्लोमेटिक बैग्स भी आजकल चेक होने लगे बिकॉज ऑफ वॉर। तो इनको कुछ कम्युनिकेशन लाइन सेटअप करनी है सैटेलाइट बेस्ड। ये जो मूवमेंट होती है हमेशा एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर दुनिया लड़ रही है कि वो शायद ये सोच रहे हो, ये सोच रहे हो। मेनी अ टाइम्स 300 किलो का कोई सामान इधर उधर शिफ्ट करना हो, 4 सैटेलाइट फोन्स ले जाने होंगे इन जहाजों में, इधर उधर एक लिंक स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि बाकी सारी सैटेलाइट अमेरिकन कंट्रोल है। इन्होंने अपने इंटरनेट को कंट्रोल कर रखा है। वो जो फ्रेंड है ट्रम्प के, उनकी सैटेलाइट सिस्टम्स को डिफंक कर रखा है ओवर ईरान, ओवर इंटायर मिडिल ईस्ट। तो इन चीजों में भी बहुत कई बार माइन्यूटली पढ़ना पड़ता है कि छिपे तौर पे भी कुछ हो रहा है क्या। और इसमें मुझे लगता है कि आई हैव नो डाउट कि डेफिनेटली कुछ अंडर करेंट्स, कुछ अंदर की बातें हो रही होंगी जिसको कोई भी मीडिया कैप्चर नहीं कर पाएगा और ऑफिशियली तो उसको डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। सर कयास ही लगाए जाते हैं क्योंकि ऑफिशियली तो कोई बयान देने से रहे। अखिल, आप जरा बताइएगा कि ये जो मलेशिया के साथ अमेरिका $1 बिलियन की डील कर रहा है, रक्षा मसौदा कर रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के, मलेशिया भी आगे बढ़ते जा रहा है। अब ऐसे में क्या चाइना की आवश्यकता इसके लिए पड़ेगी अमेरिका को? देखिए, डेफिनेटली चाइना अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी एक लॉन्ग पेंडिंग यात्रा है ट्रम्प की चाइना की। तो वो मार्च में उनको आना था और उसके लिए काफ़ी बैठकें भी होने लगी थी। तो लेकिन ये जो ईरान और अमेरिका युद्ध हुआ तो वही बीच में ये फंस गया ये चीज़। तो अब माना जा रहा है कि शायद जो ट्रम्प है वो चीन आएंगे अब जल्दी, और उसके लिए व्हाइट हाउस ने काफ़ी बयान भी देना स्टार्ट किया है। और उसको जो शिखर वार्ता के तौर पर उसको पेश किया जा रहा है ट्रम्प और शी की बैठक। और आपको याद होगा कि अभी कुछ समय पहले ट्रम्प ने फ़ोन भी किया और एक ट्वीट भी किया उन्होंने, और कहा कि मैं काफ़ी उत्साहित हूँ चीन आने के लिए और शी को मैं गले लगाने के लिए उत्साहित हूँ। और उन्होंने जब ये युद्ध विराम की बात रखी हॉर्मुज़ में, उन्होंने कहा कि इससे मेरे जो दोस्त शी हैं वो बड़े खुश होंगे और वो मुझे ज़रूर गले लगाएंगे, इस तरह की उन्होंने बात की। और अब माना जा रहा है कि शायद इस ये जो अगला महीना मई में ये वो आ सकते हैं और उसको एक जो और क्या बोलते हैं कि व्हाइट हाउस ने जो है वो उसको शिखर वार्ता के तौर पर उसको पेश किया जा रहा है। और ट्रम्प ने पहले ही शी जिनपिंग को फ़ोन पर ईरान के जो हालात है, जो हॉर्मुज़ पर जो ये जो सिचुएशन है उसके बारे में, अपनी बीजिंग यात्रा के बारे में बात की है और उसको उस तरीके से और अपना काफ़ी वो बताया है। इस बीच जो है चाइना भी काफ़ी बड़े समझदारी से और बड़े सावधानी से वो चल रहा है। वो कहीं भी अब तक आपने देखा होगा ईरान युद्ध वॉर में चीन ने अभी तक अमेरिका के खिलाफ उतना भयंकर है, उतना ज़्यादा कड़ा वो नहीं किया। मतलब यही बोला है कि ये गलत हो रहा है इस तरीके से, क्योंकि वो ये पता है कि चीन का जो है वो अमेरिका के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक वो है रिलेशन है और दोनों साझेदार हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अमेरिका चीन पर और चीन अमेरिका पर है। तो वो ईरान के साथ अपनी करीबी वो दिखाया है उसने टाइम टू टाइम, लेकिन साथ में बड़ा संभल कर की, और ट्रम्प को भी उतना उसने नाराज नहीं किया है, क्योंकि एक बहुत क्योंकि ईरान के साथ तो उसका काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वो मिलता है, इंपोर्ट करता है, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है चाइना, वो अमेरिका को करता है। तो इसलिए बड़ा संभल कर वो चल रहा है। और ये चीज़
अमेरिका भी जानता है, और अमेरिका ने अभी तक चीन को लेकर उतना ज़्यादा वो नहीं कोई ऐसा कमेंट पास किया है जिससे कि चीन को भी ज़्यादा कोई धक्का लगे या कोई बुरा लगे। तो ये दोनों इस समय चाइना, क्योंकि चाइना भी चाहता है कि जल्द से जल्द युद्ध विराम हो, और जो भी उसकी एनर्जी जो एक स्कैरसिटी हो रही है वो उस पर लगाम लगे। ठीक है, लेकिन प्रियंका, अभी आपको लगता है कि ये जो वार्ता पूरी होने वाली, क्योंकि पूरी दुनिया की, क्या अमेरिका तक की निगाहें सबकी वहीं पर टिकी हुई है कि आखिरकार रशिया में जो बातचीत होगी उसे लेकर के अब आगे क्या? इस्लामाबाद टॉक्स लगातार फेल होते जा रही है, तो क्या अब रशिया वो नई जगह बन जाएगी जहां पर बातचीत के लिए एक बार टेबल सजे? जी मीनाक्षी जी, बिल्कुल बन सकती है। मैं यहाँ पर हमारे जो ईरान से पैनलिस्ट हैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। रशिया बिल्कुल पीस डील करवाना चाहता है। रशिया के इस युद्ध में नुकसान मैं आपको बता देती हूँ। रशिया अगर ये युद्ध लंबे समय तक चलता है तो ईरान, अभी तो इनको अपना मिसाइल और ये सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आगे अगर जितना लंबा चलेगा तो ये रशिया को उतना एक्टिव प्रोएक्टिव उसमें स्टैंड, अपना इन्वॉल्वमेंट देना पड़ेगा, अपने वेपनरीज देने पड़ेंगे उनको। दो मोर्चों पे इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, एक तो यूक्रेन और दूसरा ईरान। दूसरी बात कि आप देख रहे हैं डेमोग्राफिकली रशिया का जो अलायंसेस है वो गिरा है सीरिया में। और उसके बाद ये जो दूसरा अलायंस है मिडल ईस्ट में, अपने अलायंसेस को गिरते हुए रशिया नहीं देख सकता है, ये भी है। और तीसरी बात ये भी है कि द पॉइंट इज कि आपकी जो रिजिडिटी है ये रशिया कैसे हैंडल करेगा। कि आपको अपना एक प्रपोजल तो देना पड़ेगा ना, कि आपका ये प्रपोजल है। तीन खेमों में आपका देश है, एक पहलवी का देश, एक पेजेश्कियान का और तीसरा आईआरजीसी का। तो पेजेश्कियान इज इंटरेस्टेड इन पीस लेकिन आईआरजीसी इज नॉट इंटरेस्टेड इन पीस। तो उस चीज को रशिया कैसे वेरीफाई करेगा आगे जा करके। और चाइना का बात है कि नो, ट्रम्प इज नॉट इंटरेस्टेड टू सर्व चाइनाज इंटरेस्ट। उन्होंने बोल दिया इट्स अ हेल कंट्री, इट्स अ हेल। एंड इसमें मुझे नहीं लगता कि चाइना का इंटरेस्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो उससे पहले इसराइल का इंटरेस्ट इज इम्पोर्टेंट। ऐसा लगता है आपको रिजवी जी? इजराइल के मैं इसका इंटरेस्ट को ही जवाब देना सर्वोपरि चाहता रखा हूँ। जाएगा पहले अमेरिका की तरफ से? आशीष भाई की एक बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। मेरे अच्छे दोस्त हैं। देखिए, आप सबका एक ही सवाल है, और मैं जिस टीवी पे जाता हूँ सबका एक ही कॉमन सवाल कि ईरान जो है वो क्यों नहीं बातचीत करने के लिए तैयार हो रहा है। ये बिल्कुल नाइंसाफी है। ईरान ने हमेशा ये कहा है हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और 28 फरवरी के पहले भी ईरान ने जो एटमी मामलात थे उस पर भी हामी भर ली थी। लेकिन अमेरिका का ये कहना है कि जैसे हम कहेंगे तुमको वैसे करना। IAEA को ईरान ने माना है, उसको कबूल किया है, और ईरान ने कहा है कि अगर तुमको ये ज़रा बराबर भी शक है कि हम जो है हमारी ये जो एनर्जी है इसको निगेटिव काम में इस्तेमाल करेंगे, यानी एटम बम बनाना चाहते हैं, तो तुम बराबर जो है IAEA किसके लिए बना है? अगर वो ईरान के काम नहीं आएगा तो किसके लिए? कितनी नाइंसाफ़ी है कि ईरान जो है पॉजिटिव काम के लिए भी अगर एनर्जी जमा कर रहा है तो उसको दुनिया परमिशन नहीं दे रही है, और इजराइल जो है निगेटिव काम के लिए एटम बम बना चुका है, जैसा कि कहा जा रहा है। इजराइल ने कबूल नहीं किया, एक अलग बात है, लेकिन आशीष भाई भी जानते हैं कि उसने बना लिया है। उसके लिए कोई एक लफ्ज़ बोलने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ईरान ये कहता है जब आपका दिल चाहे आप IAEA को भेजिए और हम जो है खुले दिल से इंस्पेक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बात को अगर ईरान की जो है दुनिया मान ले तो मेरे ख्याल से पीस और जंगबंदी जो है उसी दिन हो जाएगी। रिजवी दूसरी साहब, बात जो है हमारी बहन के मैं एक जवाब दे देता हूँ मीनाक्षी जी, उसके बाद आपका सवाल कीजिएगा। मैंने जो ये कहा है कि रशिया नहीं चाहता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रशिया नहीं चाहता। रशिया क्यों नहीं पीस, ईरान का बहुत खास दोस्त है। ईरान जो है उसका दोस्त है, वो ईरान का दोस्त है। मैं ये कह रहा हूँ कि रशिया का उसमें अगर जंग जारी रहती है तो रशिया का नुकसान नहीं है, हाँ चाइना का नुकसान है। मेरा मकसद ये था, रशिया का कुछ बिगड़ नहीं रहा है, इसलिए चाइना ज्यादा
उसकी ख्वाहिश है कि जल्दी से जंगबंदी हो जाए रशिया के मुकाबले में। ठीक है, जी आशीष जी आपका जवाब। मैं 30 सेकंड्स में सिर्फ ये बताना चाह रहा था, पैनल डिस्कशंस का मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत रोल होता है, ग्लोबली देखा जाता है, ओपिनियंस फॉर्म होते हैं और सच झूठ का थोड़ा फिल्टर होता है, इसलिए इन्फॉर्म्ड होकर डिबेट करना अच्छा लगता है। रिजवी साहब भी अच्छे से इन्फॉर्म्ड रहते हैं। मुद्दा ये है यहाँ पे आइडियोलॉजी का। अगर हम मान लें कि इसराइल ने गाजा में, वेस्ट बैंक में कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेट किया है, एक क्षण को मान लेते हैं, ईरान कौन है, आईआरजीसी कौन है? एग्जैक्टली वही काम जो अमेरिका कर रहा है कि ईरान के अंदर अगर कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, अमेरिका कौन है? उसको क्यों 11,000 किलोमीटर आके अटैक करना है? तो इट इज गेटिंग द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। ईरान को किसने ये हुकूमत दे दी, ये पावर दे दिया कि वो ग्लोबल शिया लीडर या इस्लाम का एक आइडियोलॉजिकल लीडर बन गया, और अनफॉर्चुनेटली बना हुआ है, और अपनी नाक के नीचे अपने यहाँ के फॉरवर्ड थिंकिंग लिबरल्स को क्रश करना है। तो आप अगर ईरान को आईआरजीसी से रिजवी साहब ना जोड़े, मेरे बहुत क्लोज मित्र हैं तेहरान में, एक नहीं, दो नहीं, तीन, जिनसे लगातार बातें होती हैं, वो एक दूसरा पिक्चर क्रिएट करते हैं, जो कि एक दिन आप भी कह रहे थे कि बड़े लिबरल हैं, फॉरवर्ड थिंकिंग हैं, डेवलपिंग माइंड के लोग हैं, ना कि वो मदरसों में और कंदराओं में रहने वाले जैसी एक इमेज बन रखी है। हाँ, आईआरजीसी मिलिट्री विंग के एक वर्टिकल की ऐसी सोच दिखती है जो बहुत इनह्यूमन अप्रोच रखते हैं, क्रश करना चाहते हैं, और उन चीजों को जो बारबेरिक इन नेचर हम लोग मानते हैं कि किसी को बोलने नहीं देना है, किसी को कपड़े नहीं पहनने देना, एक पोर्शन की बात करते हैं, और ऊपर से फिर पूरा सीरिया और इराक क्रॉस करके आप वहां जाके इसराइल के अंदर दखल दे रहे हो, गाजा स्ट्रिप में दखल दे रहे हो। आप यूनाइटेड नेशंस में जाओ, आप हिजबुल्लाह को क्यों आर्म कर रहे हो, आप हूतीज को क्यों आर्म कर रहे हो सीरिया के साथ मिलकर? तो मैं कह रहा हूं इसराइल की टर्मोइल या इसराइल का इनह्यूमन अप्रोच इन गाजा स्ट्रिप कोई नहीं मना कर रहा है, इनह्यूमन है, कई बार उसमें बहुत अनफॉर्चुनेट लॉसेस होते हैं, बट हु इज ईरान? आईआरजीसी कौन है? यूनाइटेड नेशंस है, ईयू का चेयरमैन है, कुछ हेड है, किसी ने उनको ये, आप देखें ये पहली बार है, ये युद्ध जब मीनाक्षी 28 फरवरी को शुरू हुआ, उसके 5 दिन पहले मरहूम खमैनी साहब सीनियर ने कहा था कि अगर ये वॉर होगा तो इट विल बी अ रीजनल एंड अ रिलीजियस वॉर। ये बहुत वेलकम स्टेप है कि इस बार वेस्ट एशियन कंट्रीज जो ईरान के समर्थन में नहीं खड़े हुए, उनके पास एक रीजन है, और ये हम सोच नहीं सकते थे 28 फरवरी के पहले कि इजराइल की डायरेक्ट वॉर में वेस्ट एशियन कंट्रीज ईरान के साथ नहीं खड़े होंगे। दिस इज अ मेजर चेंज ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। कोई भी बंदा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को फॉलो करता है वो ये ड्रीम नहीं कर सकता था कि कुवैत, ओमान, बहरीन, यूएई, सऊदीया इजराइल के साथ हो रही वॉर में ईरान के अगेंस्ट खड़े हो जाएं। तो इसको तो मैं एकदम नए नजरिए से, नया ग्लोबल ऑर्डर है, और इसी वजह से चाइना भी अपना ईरान का अप्रोच जो इतना रिस्ट्रेन कर रहा है, कंसिडर्ड कॉल्स ले रहा है बहुत साइंटिफिक तरीके से, ये नहीं कि अंधाधुंध खड़े हो गए अमेरिका के खिलाफ क्योंकि अमेरिका से दुश्मनी निभानी है। वो हमारे नहीं, चीन लेकिन के सर फ्रेंड्स सही कह रहे हैं। अमेरिका को लेकर के ईरान का टेक तो यही है, ईरान यही कह रहा है। अब खबर आपको बताती हूँ कि ईरान की तरफ से दरअसल बड़ा आरोप लगाया गया है शांति वार्ता फेल होने पर। ये ईरान का बड़ा आरोप है कि यूएस की ज्यादा मांगों पर शांति वार्ता पूरी तरीके से फेल हो गई है, ये ईरान ने कहा है। हमने अभी हॉर्मुज को बंद कर रखा है। ईरान ने कहा कि समुद्री रास्ते से सुरक्षित आवाजाही पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मसला बन करके रह गई है। उनका साफ तौर पर यह कहना है रिजवी जी, ईरान का, कि ज्यादा मांगे यूएस की तरफ से रखी जा रही है, इसलिए बार बार ये शांति वार्ता फेल हो रही है, और हॉर्मुज को ईरान ने भी बंद कर रखा है। जी, मैं यही बात तो हमेशा कहता हूं और हर चैनल पे मैं ये बात कहता हूं कि जिस तरीके से आप हिजबुल्लाह पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हिजबुल्लाह को ईरान असलहा देता है, तो उसी तरीके से ईरान भी ये कहता है कि अमेरिका इजराइल को असलहा देता है। जैसे हिजबुल्लाह के बारे में आप ये कहते हैं कि हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है, वैसे ईरान इजराइल के बारे में कहता है कि वो कोई मुल्क, कोई कंट्री है ही नहीं, वो तो फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर उसने कब्जा किया है। तो जहाँ तक बात इंसाफ की है तो आप दोनों बात कहिए ना। इजराइल को तो अभी ईरान ने और बहुत से मुल्कों ने तस्लीम भी नहीं किया है। और जब आप लिस्ट आप देखेंगे, इसमें कोई शक नहीं, ज़्यादा लोगों ने अमेरिका के दबाव में आकर मान लिया है। दूसरी बात आपकी है कि आप कहते हैं कि साहब अरब कंट्रीज ने, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने इजराइल का साथ दिया है। इजराइल के साथ देने का मतलब ये सब अमेरिकन एजेंट हैं। जितने भी
ये सऊदी अरब हैं, कतर हैं, इमारात हैं, यूएई हैं, ये सब अमेरिका के अंडर में, अमेरिका जो कहेगा वो ये करेंगे। लेकिन अगर आप सच्चाई देखेंगे तो वहाँ की जो पब्लिक है वो कतई अपनी सरकार के साथ नहीं है, और ऐसे बहुत से प्रोटेस्ट आज भी मिडिल ईस्ट में उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहे हैं। तो आप जो ये कह रहे हैं और शिया सुन्नी की जो बात कर रहे हैं, तो हिजबुल्लाह को तो आप कह सकते हैं कि शिया है, लेकिन हुसी जो है वो शिया नहीं है, मैं आपको बता दूं। या खुद जो है आप हमास के बारे में जो आप कहते हैं, तो ईरान हमास सुन्नी है, 100% जो है हमास के लोग जो है वो सुन्नी है। तो ईरान ने शिया और सुन्नी को देखकर वो नहीं किया है, ये लोग कुचले गए हैं, ये लोग दबाए गए हैं। हिजबुल्लाह की हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो साउथ लबनान में जब इजराइल ने कब्जा किया था, तो उसके जुल्म के बदले में हिजबुल्लाह वजूद में आई है। और वहाँ के जो उस जमाने के सबसे बड़े नेता थे मुसद सद्र, उन्होंने ये जुमला कहा था कि रोज रोज मरने से बेहतर है एक दिन मर जाओ। उनकी औरतों को उठाकर ये लोग ले आते थे और उनके साथ क्या सलूक करते थे, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं बयान कर सकूं। जब उन पर जुल्म हुआ है तब जाकर जो है ये हिजबुल्लाह वजूद में आई है। और ईरान का वजीफा था, जिम्मेदारी थी, इंसानी जिम्मेदारी थी कि जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है वो उनका साथ दें। हमास के साथ भी यही हुआ। और हुसी शिया नहीं है, हुसी जैदी फिरका है। जैदी ये शिया नहीं होते, मैं आपको बता दूं। इसलिए आप जो ये कह रहे हैं कि वो शियों का सपोर्ट करता है, एक हिजबुल्लाह है जिसका सपोर्ट किया है। ऐसे ही सीरिया में भी जो ईरान ने सपोर्ट किया था वो लोग अलवी हैं, वो भी शिया नहीं है। मैंने कहा ये बात आपके दर्शकों के लिए मैं बयान कर दूं कि ईरान शियों का सपोर्टर नहीं है, बल्कि जहां पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ईरान उनका साथ देता है। अच्छा, ठीक है प्रियंका जी, अब नेक्स्ट क्या, यहाँ से अरागची चले जाएंगे, अरागची व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करके जाएंगे, और उसके बाद क्या फिर ये वर्ल्ड ऑर्डर फिर से बदलेगा? फिर क्या अब रशिया बाहर आएगा कि ठीक है एक बार फिर से बातचीत करते? मीनाक्षी जी, यदि ये युद्ध अगर ये पीस बनती है तो परमानेंट जो इनके जो ऊपर जो सैंक्शन है रशिया के ऊपर वो रिमूव हो सकते हैं, ट्रम्प ये कर देंगे। क्योंकि जो इनके साथ जो बातचीत चल रही है दोनों में बिल्कुल यस देयर इज फ्रेंडशिप। जो ट्रम्प के जो डिनर्स ऑर्गेनाइज होते हैं उसमें रशिया का जो टीम है वो जाता है और वहाँ की टीम रशिया भी आती है। तो अगर ये युद्ध, अगर पीस कायम करने में सक्सेसफुल हो जाता है रशिया, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इनके जो ऊपर जितने भी सैंक्शंस है वो हट जाएंगे। लेकिन अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता है और ये युद्ध इंटेंस लेवल पे जाता है, रशिया को एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है, तब जो जो जितना भी अभी जो नजदीकी बनी है यूएस और रशिया के बीच में, ये बहुत ज्यादा एस्केलेट हो जाएगी इस लेवल तक कि दोबारा सैंक्शन लगेंगे। तो इसमें फायदा इनका यही है कि ये पीस डील बना दे और इससे जो रशिया का वर्चस्व है वो भी एनहेंस होगा अगर ये पीस करवा देते हैं तो। अब देखना होगा। लेकिन चाइना जाएंगे तो चाइना से आखिरकार हाथ क्या लगेगा अखिल अमेरिका के? चाइना, अखिल प्लीज। देखिए मेरा ये मानना है कि अगर आप ट्रम्प की बात करेंगे, ट्रम्प अगर चाइना जाते हैं या मतलब चाइना आते हैं तो क्या हाथ लगेगा? देखिए ये तो है कि हॉर्मुज के ऊपर या ईरान और अमेरिका युद्ध जो हो रहा है उस पर डेफिनेटली चर्चा होगी। और जैसे कि हम जानते हैं कि चीन ने 5 सूत्रीय एक प्रस्ताव भी रखा है जिसमें युद्ध विराम हो गया, रणनीतिक बातचीत करना भी उसमें शामिल हो गया, और ये भी हो गया जो सिटीजन्स हैं या जो 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 मानवता वाली जो संस्थाएं या जो बुनियादी ढांचा है उसकी सुरक्षा करनी, ये तमाम तरह की चीजें हैं जो शामिल की गई हैं उन 5 सूत्री उसमें, उस पर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत कुछ निकल कर आएगा ट्रम्प के चाइना विजिट से, खासकर ईरान और अमेरिका युद्ध पर। क्योंकि देखिए ट्रम्प के आने से क्या होगा, पार्टी जो दूसरी पार्टी वो तो होगी नहीं यहाँ पर। और मेरा एक ये भी एक कहना है कि जब तक इजराइल बातचीत में नहीं आएगा, आप कितनी भी देश की एंट्री हो जाए, कितने भी लोग आ जाए, कितनी भी टॉक्स हो जाए, नहीं फायदा होने वाला। जब तक ये 3 पक्ष एक साथ नहीं बैठे, अमेरिका, इजराइल और ईरान, इन तीनों को और अपनी साफ नीयत के साथ अगर वो टेबल पे बैठेंगे, बात करेंगे और सुलझाने की मंशा के साथ बैठेंगे, तभी कुछ होगा। चाहे रशिया आ जाए, पाकिस्तान आ जाए, चीन आ जाए,
नहीं कुछ हो सकता। देखिए, और रही बात रशिया की अपने अलग वो इक्वेशंस हैं, चाइना की अपनी अलग इक्वेशंस हैं। रशिया को उतना ज़्यादा नहीं है इसमें कि जल्दी से पीस हो जाए। रशिया उतना नहीं उतारू हो रहा है, क्योंकि उससे तो तेल के दाम ऊँचे हो रहे हैं, उससे तो अपना तेल बेचने का वो मिलेगा, पश्चिम पर दबाव बनाने का उसको मिलेगा और खुद को एक सिक्योरिटी ब्रोकर बनाने का वो मौका मिलेगा। लेकिन चीन के साथ ऐसा नहीं है। चीन चाहेगा जल्द से जल्द जितना युद्ध विराम हो जाए, शांति आ जाए, उतना चीन की इकोनॉमी के लिए अच्छा है। और दूसरी बात, हॉर्मुज़ में स्थिरता आना, ऊर्जा की सुरक्षा होना, ये चीन के फायदे के लिए है। तो अगर हम देखें कि चीन क्या रशिया और चीन क्या एक ही पेज पर है? मेरे हिसाब से तो एक पेज पर नहीं है। सबके अपने-अपने इंटरेस्ट अलग होते हैं। और रही बात ट्रम्प की, देखिए और भी बहुत क्योंकि चाइना और अमेरिका एक बहुत बड़े पार्टनर है, बहुत बड़े सहयोगी भी हैं, एक दूसरे के यहाँ काफ़ी बिज़नेस होता है बहुत चीज़ों में। तो सिर्फ़ इसी के बारे में बातचीत होगी, ये गलत है। इसके अलावा भी बहुत बात होंगी जिसमें ये भी एक शामिल होगा, हॉर्मोज़ हो गया, ये युद्ध हो गया इस पर। और चीन जो है वो देखो डे 1 से वो ये कहता आ रहा है कि अरे बैठकर बात कर लो, बातचीत होनी चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए, लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है। वो यही कहता आ रहा है और जब ट्रम्प आएँगे, विज़िट होगी, वो यही सेम बात करेंगे और वो जो 5 सूत्री जो प्रस्ताव है, उसी को ही वो दोहराया जाएगा। वो यही कहेंगे कि ये होना बहुत ज़रूरी है और क्योंकि वर्ल्ड पीस के लिए ये चीज़ का होना इम्पोर्टेंट है और शांति बनाए रखना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सब एक गुड बुक्स में आने की भी कोशिश करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ट्रम्प के विज़िट से इस बारे में बातचीत, सिर्फ़ यही बातचीत होगी ऐसा तो नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी बातचीत होंगे क्योंकि इनका अलग-अलग सेक्टर्स पर बहुत इनका एक दूसरे के साथ आदान-प्रदान है, एक्सचेंजेस होते हैं, तो उस पर चीज़ें रहेंगी। और डेफ़िनेटली इस पर तो बातचीत करेंगे ही करेंगे और चीन जो है बस अपनी एडवाइस दे सकता है, अपना एक सुझाव दे सकता है कि इसको इस तरीके से सुलझा सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान का जो एक टॉक हुआ, वो एक फ़ेल हो गया। अब दूसरे टॉक की बात कर रहे हैं, वो कब होगा अभी वो कन्फ़र्म नहीं है। इस बीच अरागची जो है वो पहले ओमान गए, फिर पाकिस्तान गए, अब रशिया गए। वो भी एक तरह से एक जो क्या बोलते हैं कि जो मदद है या जो एक बैक है अपना राजनीतिक मतलब एक वर्ल्ड उसमें स्तर पर, वैश्विक पटल पर, बस वो अपनी एक जो क्या बोलते हैं कि एक सहायता जो है या अपना एक एकजुटता जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अमेरिका को दिखाएं कि देखिए मेरे पीछे भी बहुत एक बैक है और कई मजबूत देशों की है। तो बस इस तरीके से अभी एक पावर थोड़ा जोरदार, वो जो टग ऑफ वॉर होता है ना, वो चीज़ है कि अब खींचा देखना तानी है होगा कि अभी। जब वो जाते तो हैं तब लेकिन किस तरीके से हालात रहते हैं, फिर उसके बाद वहां पर किस तरीके से चर्चा होती है। लेकिन ग्रुप कैप्टन, अभी के फिलहाल के सिनेरियो में कहा जाए 3 देशों की यात्रा से ईरान को क्या मिला? एक हॉर्मुज के बारे में कुछ डिस्कशंस, एक यूरेनियम का फाइनल डिस्पोजल और एक और विंडो कि अमेरिका अगर अभी भी मान जाता है कुछ मांगों पे तो शायद हम बातचीत शुरू कर पाए, क्योंकि याद रखें परसों इंडिया टाइम, कल 60वां दिन है युद्ध का। बहुत इंटरेस्टिंग होगा टू सी व्हाट गोज फर्दर। मीनाक्षी, रिजवी जी, आपको लगता है कि ये जो 3 देशों की यात्रा रही है उससे बहुत कुछ हासिल हो गया होगा हॉर्मुज को लेकर के? ठीक है, पूरी दुनिया के सामने बताया गया होगा, तीनों देशों को बताया होगा कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन उन्हें बताने से अमेरिका नहीं पीछे हटने का। मुझे ऐसा लगता है कि जो अमेरिका की 15 शर्तें हैं और ईरान की 10 शर्तें हैं, जो बड़ी ताकतें हैं वो इनमें से कुछ ईरान की शर्तें लेंगे और कुछ अमेरिका की, और ऐसा माहौल पैदा हो रहा है कि बहुत जल्दी सीज फायर होगा। और मीनाक्षी जी, हम लोग इस पर भी बहुत जल्दी एक चर्चा करेंगे कि आज जो है ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज फायर कायम हो गया है। जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। वक्त ब्रेक का है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।